હાર્ટ અટેક એટલે હૃદયનો હુમલો. આ હુમલો આજના યુગમાં દર બીજા ત્રીજા વ્યક્તિને 60 વર્ષની આસપાસ હોય તો આવતો જ હોય છે. આ હૃદય હુમલાના ઈલાજ માટે ડૉક્ટરો કઈ પદ્ધતિથી ઈલાજ કરે છે, જેમાં બાયપાસ કે સ્ટેન્ટ મૂકવાનો આવે છે. અને આજે આપણે મુલાકાત કરવાના છે સાઉલ હાર્ટ સેન્ટરની, કે જ્યાં એક અલગ જ પદ્ધતિથી હાર્ટનો ઈલાજ થાય છે. આ હાર્ટ અટેક આવ્યા પછી જે સારવાર લેવાની હોય છે ને આ પદ્ધતિથી લેવામાં આવે છે. તો આ હાર્ટ સેન્ટરની અમારી ચેનલના ટીમ દ્વારા મુલાકાત લેવામાં આવી. આ સાઉલ હાર્ટ સેન્ટર આખા ભારતમાં 82 શહેરોમાં છે, તેમજ 20 રાજ્યોમાં તેમના 100થી પણ વધારે સેન્ટરો આવેલા છે અને 5 લાખથી પણ વધુ દર્દીઓને સારા કર્યા છે. તો ચાલો આપણે વાત કરીએ डॉक्टर पूरण चौधरी साथे. कैसे हो दोस्तों, मैं हूं शहबाज पठान और आज एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ वापस आपसे जुड़ रहा हूं. आज की इन्फॉर्मेशन है हार्ट अटैक के रिलेटेड. हार्ट अटैक एक बहुत ही कॉमन बीमारी मानी जा रही है इस वक्त में. तो चलो हम बात करते हैं हार्ट अटैक क्या है और किस किस थेरेपी से, मतलब किस किस पद्धति से वो ठीक की जा. तो इस रिकॉर्डिंग हम बात करेंगे डॉक्टर पूरण चौधरी से, जो साहुल हार्ट सेंटर क्लिनिक चलाते हैं. तो चलो हम उनसे बात करते हैं. पूरण सर, सबसे पहले आपको सवाल पूछूंगा मैं कि हार्ट अटैक क्या है. सर, हार्ट अटैक एक ऐसी स्थिति है जब दिल की मांसपेशियों में खून का प्रवाह बंद हो जाता है, जिससे हार्ट की कुछ मांसपेशियां डेड कर जाती है, मर जाती है. एक सिंपल हार्ट अटैक है. और हार्ट अटैक के लक्षण क्या क्या है. हार्ट अटैक में सर सांस फूलना, छाती में असहजता रहना, भारीपन रहना, दोनों हाथों में दर्द आ सकता है, कोई से में भी दाएं बाएं में, और आपकी गर्दन पे दर्द आ सकता है, जबड़े पे दर्द आ सकता है. ये इसके मोस्टली कॉम्प्लिकेशन होते हैं जो नॉर्मल होते हैं. ओके, तो हार्ट अटैक आने के जो कारण है बेसिक, मतलब मोस्ट कारण क्या है इसके, कब हार्ट अटैक आता है. सर, हार्ट अटैक आने के मोस्ट कोजेज होते हैं हार्ट आपका. एक तो सबसे जेनेटिक होता है, बैड हैबिट्स होता है, लाइफ स्टाइल हो गया, बीपी, शुगर, ये सबसे मेन इसमें मायने रखते हैं. इसके अलावा आपका खान पान कैसा है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, इसकी वजह से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. और स्ट्रेस आज के ज़माने में सबसे बड़ा मोस्ट कारण होता है स्ट्रेस. जो आज इंसान नींद टाइम पे नहीं लेना, सोना नहीं, लाइफ स्टाइल पूरा बिगड़ा होता तो भी ज़्यादा दिक्कत. पूरण सर, पूछूंगा आपको कि हार्ट अटैक हमको आया है वो कैसे पता चलता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि किसी अलग प्रॉब्लम से भी हार्ट में पेन होता है, और हार्ट अटैक हमको कब पता चले कि एक्चुअल में हार्ट अटैक ही है. सर, हार्ट अटैक का जो दर्द होता है वो चेस्ट में ही होता है, और चेस्ट में दर्द होने के बहुत सारे और भी रीज़न होते हैं, जैसे कि सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में भी हार्ट का दर्द, चेस्ट पे दर्द आ सकता है, हाथों में दर्द आ सकता है, एसिडिटी का दर्द भी चेस्ट में आ सकता है. तो इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, बट इसको अपन आपके दर्द की लोकेशन और दर्द कहाँ से किधर रेडिएट कर रहा है वो ज़्यादा निर्भर करता है कि किस लोकेशन पे और किधर आपका दर्द जा रहा है, शुरू कहाँ से हुआ है और जा किधर रहा है. तो वो बड़ी मायने रखती है कि आपको हार्ट अटैक का दर्द के बारे में पता करने के लिए. और इसके लिए अपने फिर कुछ जांचें करवानी होती है. अपने पास डॉक्टरों के पास जाइए. आप ECG से पता लगा सकते हैं कि आपको आपकी जो लीड्स है, इलेक्ट्रोल है, वो कैसे चल रहे हैं. इसके अलावा आप इको कार्डियो 2D इको आता है, कार्डियोग्राम आता है, वो करवा सकते हैं, इको कार्डियोग्राम. तो इनसे अपन आइडियल पता लग जाता है अपने को कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है. बट इसके अलावा अपने को कंफर्म करने के लिए एक जो प्रिवेंटिव टेस्ट होता है, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है. इससे आपको हार्ट की कोरोनरी आर्टरीज होती है उनके बारे में पता लगाया जा सकता है कि हाँ ये कहीं ब्लॉकेज की वजह से हुआ है या किसकी वजह से यहाँ का ब्लड सप्लाई डिस्टर्ब हुआ है, और कहाँ पे अगर ब्लॉकेज है तो कहाँ है, और उसके बारे में पता लगा सकते हैं. एंजियोग्राफी आपने बोला था, एंजियोग्राफी में एग्जैक्टली क्या होता है, क्योंकि हम सुनते हैं कि कभी भी हार्ट की किसी को प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले डॉक्टर रिकमेंड करते हैं एंजियोग्राफी करते हैं. एंजियोग्राफी में क्या पता चलता है. सर, एंजियोग्राफी एक होती है एंजियोग्राफी जिसमें हाथ या पैर की नस से एक वायर अंदर डाल के उसको अपन हार्ट तक पहुंचते हैं, और वहां जाके कैमरे से अपन वहां से कैप्चर करके पता करते हैं कि वहां कौन सी आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है, कौन सी आर्टरी में कितना स्टेनोसिस है, सिकुड़न है. और एक दूसरा होता है CT कोरोनरी एंजियोग्राफी. इसमें आपको बाहर से CT स्कैन की मशीन से आप स्कैन करके हार्ट का पता लगा सकते हैं कि कितना
कोलेटरल आर्टरी होती है, शरीर की कोई सी भी आर्टरी नस के बारे में अपन पता लगा सकते हैं। एंजियोग्राफी का मतलब एंजियो यानी नस और ग्राफी यानी स्कैनिंग करना। तो एंजियोग्राफी किसी नस की स्कैनिंग करना। ओके, और उसके बाद जब एंजियोग्राफी ख़त्म होती है उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि इसको स्टेंट रखना पड़ेगा, कि इनको बाईपास करना पड़ेगा, तो ये दोनों में क्या अंतर है? कौन सी पोजीशन में स्टेंट रखना पड़ता है और किस पोजीशन में बाईपास करवाना पड़ता है? सर ये स्टंट और बाईपास के लिए अपने को पता करने के लिए इसका एक यही है कि अगर आपको स्टंट लगवाना है तो स्टंट लगाने के कोई टाइम पीरियड पे आप अगर स्टंट लगाओ तो उस स्टंट का कोई बेनिफिट होता है। जैसे किसी को अभी हार्ट अटैक आया, तुरंत हॉस्पिटल गया, 4 घंटे में उसको पता लग गया कि यहाँ इसके हार्ट अटैक आया है और यहाँ ब्लॉकेज है, तो आप तुरंत स्टंट रखवा लीजिए। क्योंकि आप 7-8 घंटे में अगर स्टंट करवाते हो स्टंटिंग अपनी, तो उससे क्या होता है कि जो आपका पार्ट डैमेज होने से बच जाएगा या जो हुआ है वो वापस रिकवर भी हो जाता है हाथों हाथ में। अगर आपको 10 दिन पहले 1 महीने पहले अटैक आया, आज आप जाके स्टंट करवा रहे हो, तो उसमें जो उस अटैक को काम करना था वो कर दिया उसने जो जितनी इंजरी करनी थी कर दी, वो वापस रिसाइकल नहीं होती है। और बाईपास में क्या होता है? बाईपास में आपको ये देखना होता है कि आपकी कौन सी आर्टरी में कितना ब्लॉकेज है और वो आर्टरी आपके हार्ट को कितना इफेक्ट कर रही है। जो ब्लॉकेज है आपको हार्ट को कितना इफेक्ट कर रहा है। अगर आपकी लेफ्ट मेन आर्टरी में ब्लॉकेज है 70-80% तो, और उसकी एलएडी की ब्रांचों में भी आपके ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो हाँ वहाँ आपको प्रीफर करना चाहिए कि बाईपास पे जाएं ताकि आपको इन फ्यूचर के लिए दिक्कत नहीं रहे। अगर किसी बंदे को हार्ट अटैक आता है तो उसका इलाज कैसे करना चाहिए? किस किस पद्धति से इलाज इनका मुमकिन है? सर सबसे पहले तो अपन इलाज के लिए जाएं तो मेडिसिन, आपकी लाइफ स्टाइल सुधारिए। मेडिसिन जो नसों को खोलने के लिए होती है, ब्लड को पतला करने के लिए होती है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को कम करने के लिए होती है, ये दवाइयों पे जाएंगे। इसके अलावा आप अपनी बीपी शुगर लाइफ स्टाइल को सुधारिए। उसके बाद में आप सर इसमें अपन जाते कहाँ हैं कि सबसे पहले स्टंटिंग जो एंजियोग्राफी करवाते, एंजियोप्लास्टी करवाते हैं अपन, या बाईपास ग्राफ्टिंग करवाते हैं, ये भी है। और अब काफ़ी टाइम से इंडिया में ये इतना लोगों को पता नहीं था, एक नई टेक्नोलॉजी है EECP, इनहेंस एक्सटर्नल काउंटर पल्सेशन। इस विधि से क्या होता है कि ये आपके जो कोलेटरल आर्टरीज होती है, हर इंसान के हार्ट में लाखों की संख्या में छोटी छोटी ट्यूब्स होती है जिन्हें कोलेटरल आर्टरीज बोलते हैं, पर वो बंद होती है तो उसको अपने को खोलना होता है। तो ये एक ऐसी मशीन अपने इंडिया में आई है, ये पहले से चल रही है, ऐसा नहीं है कि कोई आज ही पहली बार आई है, ये कई सालों से चल रही है। बड़ी बड़ी कंट्रीज़ है, ये USA FDI है, तो मतलब सबसे बड़ी अप्रूवल एजेंसी से ये अप्रूवल है। USA में भी चलती है ये, जापान भी यूज़ करता है इसको, बड़ी बड़ी वो कंट्रीज़ है वो यूज़ करती है इसको। तो इस विधि से अपन क्या करते हैं कि उन ट्यूब्स को खोलते हैं। ये इसमें 3 कफ होते हैं जो आपके पैरों पे बांधे जाते हैं, थाई पे, काफ मसल्स पे और आपके बटक्स पे, और 3 इलेक्ट्रोड होते हैं जो आपके चेस्ट पे जो ECG मेंटेन करते हैं। ये मशीन आपके कंप्रेशन देती है। इस मशीन से ऐसा प्रूफ हुआ है कि आपके अगर 1,60,000 to 1,70,000-80,000 तक कंप्रेशन कराया जाए तो आपकी 100% कोलेटरल ट्यूब्स खुल जाएगी। जब बाईपास में एक ही ट्यूब जोड़ी जाती है और यहाँ लाखों नसें खुल जाती है तो ब्लड सप्लाई ज़्यादा मिलेगी। अगर हार्ट को ब्लड सप्लाई अच्छी मिलेगी तो हार्ट की टिश्यू पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं पूछूंगा पुरन सर के, आपके यहाँ पे ये जो होता है ये इलाज, तो आप कितने साल से कर रहे हो? अभी तक कितने पेशेंट्स को आपने यहाँ पर ठीक किया है? सर ये 1995 से चल रहा है सावल हार्ट सेंटर। इसमें 5 लाख प्लस पेशेंट रिकवर हुए हैं बिना बाईपास, बिना स्टंट के, अपनी सिर्फ लाइफ स्टाइल और अपनी मेडिसिन को फॉलो करके एंड साथ में ECP ट्रीटमेंट से एक सफल हुए हैं। मेरे को इस सावल में काम करते हुए 8 महीने हो गए। 8 महीने में मैंने अपनी प्रैक्टिस में करीब 100 पेशेंट मैंने खुद ने हुए हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, इसमें 40 डेज़ का ट्रीटमेंट होता है। तो एक पेशेंस रखना पड़ता है आपको लाइफ स्टाइल अच्छी फॉलो करनी पड़ती है, आपको अपने डॉक्टर के गाइड के हिसाब से चलना होता है। तो आप फॉलो करोगे, अच्छा रखोगे तो आप ओबियसली ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं हो पाओगे, आपको मेडिसिन भी चलेगी। ये कोई वो झाड़ फूंक वाली पद्धति नहीं है कि भाई कुछ हमने अपने तरफ से बना के दे दिया, सब चल रहा है। वो जो जैन मेडिसिन है, गोलियां हैं, खानी है आपको, ये एक प्रोसीजर है जो सबके सामने होता है, जो ये ओपनली होता है। ये कोई बंद कमरे में ऐसा होने वाला नहीं है कि पता नहीं चले किसी को। ये सावल के अलावा भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल इंडिया में इसको यूज़ में करते हैं हार्ट के, बट वो कब यूज़ करते हैं? वो जब यूज़ करते हैं कि हाँ इसकी बाईपास भी नहीं हो सकती, इसकी स्टंट भी नहीं डल सकता, तो ठीक है ये करवा लो, जबकि हम कह रहे हैं इसको पहले करवा लो।
इसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बट बाईपास अगर आप सक्सेस नहीं हो, अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास ऐसे केसेस चल रहे हैं जिनके स्टंट भी ब्लॉक हो गए, बाईपास भी ब्लॉक हो गई, तो अब कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। लास्ट में ये ऑप्शन डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, जब आपका कहना है कि सबसे पहले ये पद्धति से हमको काम लेना चाहिए। बिल्कुल लेना चाहिए, क्यों नहीं। अगर इसमें क्या है कि आपको नया कोई बॉडी पे आपके कोई इस पे स्क्रैच आ रहा है, नया आपकी बॉडी पे कोई ऐसा कुछ हो रहा है, आपको सिंपल वे में आना है, ट्रीटमेंट लेना है, और इसमें आपको ये थोड़ा सोचना होता है कि हाँ आपकी ब्लॉकिंग कहाँ है, ब्लॉक कहाँ हो रखा है, आपको उसकी क्या कंडीशन है, कितना परसेंटेज है, उसके हिसाब से ये चीज़ें आपको आगे मैनेज करनी होती है। तो पूरा ऑल ओवर प्रोसेस 45 डेज का होता है। 40 डेज़ का। इसमें क्या होता है कि एक एवरेज इंसान की पल्स 60 से 80 के बीच में होती है, तो एक दिन में 40 to 100 कंप्रेशन होती है, तो 40 × 40 40 दिन में 1,60,000 से 1,70,000 तक कंप्रेशन हो जाती है। मतलब 40 डेज के लिए आपके पास यहाँ पेशेंट को आना रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो जो प्रोसेस जो रहती है मशीन के ऊपर जो आप थेरेपी देते हो, वो कितने घंटे डेली 1 घंटे रोज, एक दिन में 1 घंटा, मतलब 60 मिनट्स। और इसका चार्जेस अराउंड कितना रहता है 45 डेज का? सर ये इसका पैकेज में होता है, इसमें डिटॉक्स थेरेपी और डिटॉक्स थेरेपी होती है, जिसमें कुछ मेडिसिन ड्रिप के थ्रू इंजेक्शन जाते हैं, वो उसको फैट, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड को डिसोल्व करके कम करते हैं। तो इन दोनों का मिला के इसका चार्जेज 1,20,000 सूरत के लिए है। ये सिटी टू सिटी वेरिएट भी करता है, क्योंकि हर एक सिटी में एक जगह नहीं होता, एक जैसा नहीं होता। इसमें कुछ डाइट वाइट भी फॉलो करना होता है? डाइट हमारे जो कुछ हमारा ट्रीटमेंट का एक तरीका है, उसमें सबसे पहला तरीका है लाइफ स्टाइल। लाइफ स्टाइल को आप जैसे हम कहेंगे वैसे आपको करना पड़ेगा। आपको चार्ट दिया जाएगा, उस चार्ट के हिसाब से आपको लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है। आपको क्या खाना, क्या नहीं खाना, घूमना फिरना, योगा करना, सारी चीज़ें आपको बताई जाएगी। उसके अलावा सेकंड होती है मेडिसिन। मेडिसिन आपके साथ में चलेगी। मेडिसिन में खून पतला करने की, बीपी, शुगर, हार्ट, थायराइड वगैरह जो भी होती है, सारी दवाइयाँ चलनी है इसके साथ में। थर्ड हमारा होता है EECP। ये रोज़ 1 घंटा होगा 40 डेज़ तक। इसमें आपकी पूरी नसें खुल जाएगी। और साथ में इसका दूसरा काम होता है सर, हार्ट में एक EF होता है, इजेक्शन फ्रैक्शन। आपका हार्ट कितना काम कर रहा है, हार्ट पंपिंग बोलते हैं इसको लोकल भाषा में अपन। तो आपकी हार्ट पंपिंग कितनी होती है। जब ब्लॉकेज हो जाता है तो हार्ट की पंपिंग अचानक से। और लास्ट में पूछूंगा आपको कि इसको हार्ट अटैक बचने के लिए क्या क्या तकेदारी रखनी चाहिए? सर हार्ट अटैक आने से बचने के लिए अपने को लाइफ स्टाइल को सुधारना चाहिए। आपका बॉडी वेट अगर ज़्यादा है तो उसको कम करिए। आपका खान पान पे ध्यान रखिए। अब हर 3-4, आपकी अगर एज 60 ईयर से ऊपर है तो आपको हर 3 महीने में एक लिपिड प्रोफाइल टेस्ट करवा के चेक करना चाहिए कि आपकी कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड क्या चलती है। अगर आप 40+ है तो आपको साल में एक बार चेक कराना चाहिए लिपिड प्रोफाइल। उससे नीचे है तो आपको 2 साल में एक बार लिपिड प्रोफाइल चेक करवा के देखना चाहिए। आपको बैड हैबिट्स है जिनको नहीं करना चाहिए, स्मोकिंग, टबैको, अल्कोहल वगैरह। आपके खान पान अच्छा रखना चाहिए और टाइम पे अपने इन्वेस्टिगेशन करा के आप इससे बच सकते हैं। योगा रेगुलर रख सकते हैं अपन। वॉक आपको सुबह शाम दोनों टाइम करनी चाहिए। तो इन चीज़ों को अपन मेंटेन रखेंगे और लाइफ स्टाइल अच्छा रखेंगे तो आपको हार्ट अटैक आने की दिक्कत नहीं होगी। इस तरह हमने बात की साहुल के पूर्ण सर से। आने वाले नए एपिसोड में और नए विषय के साथ मिलेंगे। वहाँ तक मुझे रजा दीजिए और देखते रहे TV 92 गुजरात, गुजरात का आवाज़।